Hello everyone and a very warm welcome to our channel Rajendra Law Academy, and today is our daily Hindu newspaper discussion session। तो जिसमें हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल जो हमारे क्लैट के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल जो हमें द हिंदू में से मिलेंगे और जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल राजेंद्र लॉ अकेडमी। एंड थोड़ा सा आई वुड लाइक टू टेल यू ब्रीफ यू अबाउट आवर इंस्टीट्यूशन। वी आर बेसिकली राजेंद्र लॉ अकेडमी, and we are providing coaching and mentorship for judicial entrance examination like CLAT and other judiciary related entrance examinations. So we have been outperforming in a result. तो आप देख सकते हैं screen पे, these are our 2023 का results where we produce all India rank 3 also was a classroom student, and these are the result of 2024 जिसमें all India rank 50, 96, ऑल इंडिया रैंक 152 एंड 245। तो ये हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स थे। सो वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन classes for the judicial entrance examination. So if you have any doubt, you can feel free to contact us. This is our contact number. You can call within the working hours 9 to 5. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट न्यूज आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट था। एंड फर्स्ट इज समथिंग जो बहुत दिनों से न्यूज में है, एंड इट इज रिलेटेड टू द नीट। एंड एज यू नो, नीट में कुछ लीकेज के न्यूज थे, एंड जिसके कारण देयर वाज अ ह्यूज प्रोटेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। तो उसके लिए काफी केसेस भी चल रहे थे, एंड अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। एंड व्हाट इज द जजमेंट? सो सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लाइंड प्लीज टू कैंसल नीट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला, दैट दे आर नॉट गोइंग टू कैंसल नीट बिकॉज दे आर सेइंग कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो ये प्रूव कर सके कि दैट देयर वाज अ सिस्टमैटिक लीक। सो सिस्टमैटिक लीक प्रूव करने के लिए कि दैट इट वाज अ सिस्टमैटिक फेलियर एंड इट वाज अ सिस्टमैटिक लीक, ये प्रूव करने के लिए देयर इज नो एविडेंस। So if there is no evidence, so they have like what? They have given the verdict that there would be no cancellation of NEET। तो कोई cancellation नहीं हो रहा है NEET का। So this is the verdict of the Supreme Court जो उनने बोला है। So that there is no cancellation of the NEET। तो ये आपने ध्यान रखना है। So next is the पर्सन इन न्यूज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हमने ऑलरेडी भी लास्ट क्लासेस में बहुत बार डिस्कस किया दैट पर्सन इन न्यूज से क्या है, वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जब भी कोई नया अपॉइंटमेंट होता है तो वो पर्सन इन न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज अ न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू यूके फॉरेन सेक्रेटरी। सो क्या है अपॉइंटमेंट? सो दिस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू यूके फॉरेन सेक्रेटरी। तो यूनाइटेड किंगडम के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। एज यू नो, अभी लास्ट वीक ही यूके में इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, तो अभी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी, और उसमें फर्स्ट इन द रो इज व्हाट? द अपॉइंटमेंट ऑफ यूके's फॉरेन सेक्रेटरी। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? ही इज डेविड लेमी। यू कैन सी, सो ही इज अ न्यू यूके फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये आपने याद रखना है। एंड आप कैसे करोगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आप इसको कैसे नोट डाउन कर सकते हो। यू कैन मेक नोट्स इन अ सेपरेट शीट जिसमें आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। एंड जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आए, यू कैन व्हाट? यू कैन नोट डाउन, एक साथ कर सकते हो। तो अभी क्या यू कैन नोट? यूके का न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। सो दिस इज द new appointment, and what is the name of the person? He is David Lammy। तो ये आपने अपने नोट्स में एंटर कर लेना है, राइट।
Then there is another news which is also related to person in news. तो आज के ही न्यूज़पेपर में we have what, टू पर्सन इन न्यूज जो हमें याद रखने हैं. फर्स्ट क्या था? फर्स्ट अभी जो लास्ट न्यूज डिस्कस करी थी उसमें क्या था? यूके के फॉरेन सेक्रेटरी. एंड क्या नाम था यूके के फॉरेन सेक्रेटरी का? अभी करा. सो ही वाज डेविड लैमी. And now there is another person is news, and she is what? She is the director of US Secret Service. तो US Secret Service के director news में थे. And why she was in news? Because she has what? She has decided to resign from the post. So UK Secret Service की directorship की post से उन्होंने resign करने के बारे में सोच लिया. तो she has resigned. And who is she? She is Kimberly Shiater. She has resigned. And why she has resigned? So moral grounds पे she has taken a resignation. And क्यों? Why the moral? Because आपने देखा होगा लास्ट वीक में एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ. एंड असैसिनेशन अटेम्प्ट किस पे हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. तो उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था. एंड शी टुक अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट शी वाज द डायरेक्टर ऑफ यूएस सीक्रेट सर्विस एंड शी कुड नॉट फोरसी दिस एंड शी कुड नॉट स्टॉप दिस अटैक. ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ. सो टेकिंग अ मॉरल हाई ग्राउंड शी हैज डिसाइडेड टू रिजाइन. So who is she? She is Kimberly Shiatel. She is the US Secret Service के डायरेक्टर. तो आपको ये भी आ सकता है, राइट? अभी कुछ दिनों में यहाँ पे इस पोस्ट पे नया अपॉइंटमेंट भी ऐड हो जाएगा. तो वो हमें जब वो आएगा तो वो भी हम अपने नोट्स में इंट्रोड्यूस कर लेंगे. तो ऐसे ही क्या है, जब हम रोज रोज करंट अफेयर करते हैं तो वी गेट अपडेटेड. तो हम अभी क्या, अभी हमें रेजिग्नेशन पता चला है, न्यू अपॉइंटमेंट आएगा वो भी पता लग जाए दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर फॉर यूएस सीक्रेट सर्विस. तो ऐसे क्या है, साथ साथ में आपने अपने नोट्स को अपडेट करते रहना. सो आई होप यू आर क्लियर दैट वी हैव डन टू पर्संस इन न्यूज. सी वाई आई एम रिपीटिंग, क्योंकि बार बार सुनने से क्या है, नाम याद रह जाते हैं. दैट इज वाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सो एक आज हमने करा यूके के फॉरेन सेक्रेटरी. एक अपॉइंटमेंट थी यूके के फॉरेन सेक्रेटरी की, न्यू अपॉइंटमेंट थी. एंड हु वाज द पर्सन? ही वाज डेविड लैमी. एंड देन सेकेंड पर्सन इन न्यूज वर द यूएस का सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर. शी रिजाइंड. एंड व्हाट वाज हर नेम? किम्बरली शियाटर. राइट, तो शी हैज रिजाइंड. तो ये दो पर्सन इन न्यूज आपने याद रखना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. देन नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं. दिस इज रिलेटेड टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. सो इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन. तो क्या न्यूज है? दैट they have roped in with an organization as their principal sponsor. तो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रिंसिपल स्पॉन्सर का अगर आपको नाम आए, that who is the principal sponsor of IOA and what is IOA? Indian Olympic Association. And who is the principal sponsor? So you should remember it is BPCL. And what is BPCL? BPCL is Bharat Petroleum Corporation Limited. So Bharat Petroleum Corporation Limited is the official sponsor partner for IOA for a period of next 4 years. तो ये जो पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं उससे लेके नेक्स्ट 4 years तक, तो अप टू नेक्स्ट 4 years, what who is the official sponsor of the IOA? It is none other than BPCL. And what is BPCL? BPCL is Bharat Petroleum
कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है एज इट्स प्रिंसिपल स्पॉन्सर। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। देखिए ये जो छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें आप गेस वर्क नहीं कर सकते। इफ यू नो एंड इफ यू डोंट नो यू डोंट नो। तो आपको इनको इसी सेंस में प्रिपेयर करना है। तो क्या क्या चीजें हमने याद करी, आज 3 याद करी। सबसे पहले तो हमने अभी करा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रिंसिपल स्पॉन्सर। एंड हु इज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर? इट इज बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देन वी डिड यूएस सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर जिन्होंने रिजाइन किया, उनके बारे में पढ़ा, किम्बरली, शी रिजाइंड, राइट। देन हमने एक अपॉइंटमेंट पढ़ी अभी तक यूके के फॉरेन सेक्रेटरी की, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी एंड हु इज अपॉइंटेड एज यूके फॉरेन सेक्रेटरी? डेविड लैमी। तो अभी तक हमने ये 3 न्यूज पढ़े हैं, राइट। मैंने आपको साथ साथ में देखो आई एम मेकिंग श्योर दैट कि आपको क्लास में रिवाइज भी होता रहे। तो रेपिटेटिव कंटेंट जरूर लगेगा बट द फोकस इज कि आपको क्लास में ही चीजें याद हो जाए, राइट। सो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पे मूव करते हैं। द जयशंकर टू अटेंड आसियान एंड क्वाड मीटिंग्स दिस वीक। सो इंडिया के जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, तो कौन है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? पहले तो यही याद रखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, so it is S Jaishankar. He is going for some meetings and कौन सी meetings के लिए he is going? He is going for the meeting of what? So he is going for the meeting of ASEAN and secondly he is going for the meeting of Quad. तो अब हमें पता होना चाहिए that what is this ASEAN is and what is this Quad. क्वाड और आसियान क्या है जिसकी मीटिंग अटेंड करने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जा रहे हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट आसियान एंड क्वाड। सो पहले आसियान से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो इसका एब्रीवेशन ही पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान। सो आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो नाम से ही बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी दैट इट इज अ एसोसिएशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ। अब किसका ग्रुप है? कुछ नेशंस का। कौन से नेशंस का? साउथ ईस्ट नेशंस का। सो इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ साउथ ईस्ट कंट्रीज, साउथ ईस्ट नेशंस, राइट। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप है, राइट। एंड कितनी कंट्रीज का ग्रुप है? तो देर आर 10 मेंबर्स टू द आसियान। कितने मेंबर्स हैं? देर आर 10 मेंबर्स। सो यू शुड रिमेंबर दैट आसियान हैज 10 मेंबर्स एंड इट इज द ग्रुपिंग ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। एंड कौन कौन से मेंबर्स है? सो इट हैज 10 मेंबर्स विच जिनके नाम अभी स्लाइड पे मेंशन है। सो इट इज ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो 10 कंट्रीज जो इसके मेंबर्स हैं। यू शुड रिमेंबर व्हाट? द मेंबर्स ऑफ द आसियान कंट्री। तो ध्यान से देखो, किसी भी मेंबरशिप में इंडिया इज नॉट द मेंबर। सो इंडिया, क्या इंडिया आसियान का मेंबर है? नो। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आसियान के मेंबर्स भी हैं और उसमें बीच में 3-4 नाम इधर से लिखे हैं और एक बीच में इंडिया भी लिखा हुआ है। तो रिमेंबर इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। बट अभी तो हम क्या कह रहे हैं दैट जयशंकर इज गोइंग टू अटेंड द आसियान मीटिंग। तो हम लोग क्यों जा रहे हैं? हम लोग तो मेंबर भी नहीं है, राइट। सो हम लोग क्यों जा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? सो अदर देन मेंबर्स, so other than members, ASEAN also has FTA partners. And what is this FTA is?
This FTA is free trade partners. So फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, कौन कौन से फ्री ट्रेड पार्टनर्स है ये भी पता होना चाहिए आपको। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु आर द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान। तो देयर आर 6 फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान जो आपने याद रखने हैं, राइट। तो कौन कौन से हैं? 6 हैं, उसमें से so we need to note down 6 FTAs of आसियान। उसमें सबसे पहले एक तो इंडिया है, फर्स्ट इज इंडिया। So India is not the member of ASEAN. India is a FTA free trade partner of ASEAN. Then we have China. China is also the FTA of ASEAN. Then we have third is New Zealand. Fourth is Australia. Fifth is what? Fifth is Japan. And sixth is Korea. So we have 6 FTA partners of ASEAN and कौन से हैं? India, China, New Zealand, Australia, Japan and Korea. So 6 FTAs हैं, 10 members हैं. So ASEAN has 10 members जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, राइट। अब आसियान ये एसोसिएशन है, ग्रुपिंग है, मेंबरशिप समझ आ गया दैट। अब इनका टारगेट क्या है? अब ये मेंबरशिप क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग एसोसिएशन का गोल क्या है वो भी पता होना चाहिए। और हर क्लास में मैंने जब भी कोई एसोसिएशन बढ़ाई है, कोई ग्रुपिंग बढ़ाई है, तो मैंने ये भी आपको बताया है कि आपने हमेशा ध्यान रखना है कि उस एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे। तो ये सारे आंसर्स हमें आसियान के लिए भी चाहिए। तो आपने ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है और इसको याद भी रखना है दैट आसियान कब बना। सो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1967। 1967 में आसियान की फॉर्मेशन हुई, कहाँ पे? इन बैंकॉक। एक डेक्लेरेशन साइन किया गया जिसको आसियान डेक्लेरेशन बोलते हैं, लेकिन पॉपुलरली इट इज नोन एज बैंकॉक डेक्लेरेशन। मोस्टली डेक्लेरेशन का नाम जहां जिस प्लेस पे वो साइन हो रहा होता है उसके नाम से रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज साइंड इन बैंकॉक, तो डेक्लेरेशन का नाम क्या हो गया? बैंकॉक डेक्लेरेशन। तो डायरेक्टली आपको वन लाइनर क्वेश्चन क्या आएगा? आसियान कौन से डेक्लेरेशन से बना था? सो 1967 में इट वाज फॉर्म्ड बाय साइनिंग बैंकॉक डेक्लेरेशन, राइट। एंड then you have to remember the aim and the motto of the ASEAN. So one line आपको याद रखनी है which is the motto of ASEAN. This is very very important. Sometimes directly question आ सकता है. So what is the motto? It is one vision, one identity and one community. तो ASEAN का objective motto क्या है? One vision, one identity and one community. This is the tagline. This is the motto of आसियान। आसियान कब बना है? 1967 में। कौन सी डेक्लेरेशन से बना है? बैंकॉक डेक्लेरेशन में। कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं। कितने एफटीए पार्टनर्स हैं? 6 एफटीए पार्टनर्स हैं। इंडिया क्या है? क्या इंडिया मेंबर है? नो, इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ एफटीए पार्टनर ऑफ दिस आसियान, राइट। सो नेक्स्ट कुछ और पॉइंट समझते हैं। तो ये देखिए मैप। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द मैप ऑफ ऑल द मेंबर्स। सो दिस इज ब्रुनाई, इंडोनेशिया, ये पूरा इंडोनेशिया। कैन यू सी दिस होल? तो इंडोनेशिया इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का जो ग्रुपिंग है दैट इज इंडोनेशिया। देन मलेशिया इज ऑल्सो द मेंबर, सिंगापुर इज ऑल्सो द मेंबर। यू कैन सी दिस इज थाईलैंड, दिस इज लाओस, वियतनाम, म्यांमार एंड फिलीपींस। तो सब एशियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की ग्रुपिंग है। कितने हो गए कंट्रीज? यू कैन काउंट 10 है एंड एफटीएस 6 हैं। सो 6 एफटीएस हैं। सो दिस इज द मैप। मैप पे देखोगे तो याद हो जाएगा, राइट।
सो ऑल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुपिंग है व्हाट, आसियान, जिसका मोटो क्या है, अभी पढ़ा हमने लास्ट स्लाइड में, व्हाट इज द मोटो, वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, VIC से याद कर सकते हो। देन मैप भी देख लिया आपने। देन हेडक्वार्टर्स देखने, तो वेयर आर द हेडक्वार्टर्स, इट इज इन जकार्ता इंडोनेशिया। सो इसके सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, इट इज इन जकार्ता। एंड वेयर इज जकार्ता, जकार्ता इज इन इंडोनेशिया। So if they ask कि where is the secretariat of ASEAN, then you know the answer, Jakarta. Then if they ask कि ASEAN कौन सी declaration से बना था, वो भी हमने अभी करा, that it was formed by Bangkok Declaration. कौन से ईयर में बना था वो भी हमने कर लिया, इट इज फॉर्म्ड इन 1967। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने याद रखने हैं, दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। देन दिस आसियान अब ग्रुपिंग बना क्यों, ये स्लाइड उसी के बारे में बात कर रहा है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान, कि आसियान किस पर्पस के लिए बनाया है, राइट। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसका कुछ पर्पस है, कोई ग्रुपिंग है, राइट, तो उसको किसी पर्पस के लिए बनाया। सो आसियान का क्या पर्पस है वही समझेंगे। सो इट इज टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट एंड पीसफुल साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, सिर्फ सोशल नहीं है, सो इट इज एवरीथिंग। सो इट इज फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज, ऑल्सो इट इज फोकसिंग ऑन द पीस इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट। सो क्या है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आसियान को क्या है, फॉर्म किया गया। देन नेक्स्ट, what is the other objective, to promote regional peace and stability in the area। so peace की बात कर रहा है, that countries के बीच में क्या, there are peaceful relations, so there is a peace and stability in the area, and there is what, upholding justice, rule of law follow हो रहा है, and there is the what, आइडियल्स ऑफ UN चार्टर, जो UN चार्टर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको ओबे किया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। तो क्या आप नोटिस करो दैट दीज ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी वेरी ब्रॉड, राइट। देन इट ऑल्सो वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एनकरेजिंग कोऑपरेशन। तो क्या है, मिलजुल के काम करना है। तो ग्रुपिंग है, तो ग्रुपिंग का मतलब ही क्या है, that the focus is on cooperation. So you are to encourage cooperation in which field, every field, be it economic, be it social, be it cultural, technological, scientific, administrative sphere। तो हर स्फीयर में आपने क्या है, मिलजुल के काम करना है। दिस इज ऑल्सो द एजेंडा एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान। देन व्हाट, यू हैव टू कोलैबोरेट। तो एक कंट्री दूसरे साथ कंट्री के साथ कोलैबोरेट करेगा, जो आपको बेस्ट पता है यू शेयर इट विद अनदर कंट्रीज, एंड जो दूसरे कंट्रीज को बेस्ट है उनके पास यू टेक दैट। सो यू कोलैबोरेट टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एक्सपैंड कॉमर्स। तो हर फील्ड में आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो। सो आसियान इज अ वेरी वेरी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जो हर फील्ड में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की बात कर रही है। Then it is also focusing on improving transportation, communication within the areas। So क्यों, अगर transportation and communication अच्छा है, then only there would be better trade, better people to people relation। और अगर ये सब अच्छा है, दैट देयर आर बेटर ट्रेड एंड बेटर पीपल टू पीपल रिलेशन, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एजेंडा है इकोनॉमिक ग्रोथ का, सोशल इंप्रूवमेंट का, कल्चरल डेवलपमेंट का, या पीस इंश्योर करने का, वो सब ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के फील्ड में भी आपने कोलैबोरेशंस करने, एंड देन रेजिंग पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड, तो उससे क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ द होल एरिया। एंड देन प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज। तो एजुकेशन, एकेडमिक के फील्ड की भी बातें कर रहे हैं।
एंड लास्ट क्या है, टू एनहांस कोऑपरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही हैं इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल स्फीयर, तो उनके साथ भी मिलजुल के काम करना। सो इट इज अ वेरी वेरी ब्रॉड ऑब्जेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो आई होप कि ऑब्जेक्टिव क्या है आसियान का आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि ऑलमोस्ट हर फील्ड में आपने कोलैबोरेट एंड कोऑपरेटिवली काम करने की बात करनी है, राइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, दैट जयशंकर जी इज गोइंग फॉर 2 मीटिंग्स। एक क्या था, आसियान का था, और आसियान क्या है वो हमने अभी समझ लिया, कौन सी डेक्लेरेशन से बना वो भी समझ लिया। अभी हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट मीटिंग वो कौन सी के लिए जा रहे हैं, क्वाड। अब क्वाड समझना है, तो क्वाड बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है किसका, क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 किनारे हो। इट मींस इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज। कितने कंट्रीज है क्वाड में, इट इज अ grouping of 4 countries and it is a grouping for security purpose। तो इसका एजेंडा क्या है, what is the objective of quad, it is a quadrilateral security dialogue, right, जिसमें 4 कंट्रीज हैं, और वो 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने। so first of all India is there, then there is USA। तो 2 कंट्रीज कौन है, इंडिया एंड यूएसए। देन थर्ड कंट्री वी हैव जापान, एंड लास्टली वी हैव ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड के कितने डायलॉग पार्टनर्स हैं, देयर आर 4 डायलॉग पार्टनर्स, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड इट इज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे देखो ट्रेड और वो सब अलग बात है, द मेन फोकस इज व्हाट, इट इज अ सिक्योरिटी डायलॉग। तो सिक्योरिटी के फील्ड में क्या है, कोऑपरेशन की बात कर रही हैं ये 4 कंट्रीज, तो इसी एजेंडा के साथ बनी, राइट। एंड इसका गोल क्या है, इट इज टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो इंडो पैसिफिक रीजन में यू हैव टू प्रमोट व्हाट, रीजनल सिक्योरिटी रहना चाहिए, एंड देयर शुड बी आल्सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन दीज। सो उस एजेंडा के साथ द क्वाड वाज फॉर्म्ड। सो इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ व्हाट, 4 कंट्रीज, ये आपने याद रखना है, और चारों के चारे कंट्रीज भी याद रखना। देखिए आसियान में हम जा रहे थे, उसके हम मेंबर नहीं थे, उसके हम क्या थे, एफटीए पार्टनर थे, फ्री ट्रेड पार्टनर थे, राइट। लेकिन क्वाड में जा रहे हैं, क्वाड में वी आर मेंबर ऑल्सो। तो क्वाड में 4 वर्टेक्स हैं, कौन कौन है, वन इज इंडिया, देन वी हैव यूएस, देन वी हैव जापान, एंड लास्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑस्ट्रेलिया। एंड इट इज अ सिक्योरिटी डायलॉग, ये भी हमने कर लिया, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर कि क्वाड क्या था और what else we have done ASEAN also। so देखो अभी हमने क्वाड के बारे में पढ़ा, लेकिन मैंने आपको क्वाड के कोई हेडक्वार्टर्स नहीं बताए। तो क्वाड के क्यों, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ डायलॉग फोरम, इट इज अ डायलॉग फोरम, इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हेडक्वार्टर्स होंगे, तो डायलॉग फोरम है तो देयर वुड बी नो हेडक्वार्टर्स, राइट। कभी भी लोकेशन, चारों कंट्रीज में से कोई एक लोकेशन डिसाइड कर लेंगे और वहां पे मीटिंग कर लेंगे, राइट। सो इसीलिए इसके क्या है, कोई हेडक्वार्टर्स नहीं बताए हैं। अभी नेक्स्ट न्यूज क्या है, अभी नेक्स्ट आज का तो सारा न्यूज़पेपर ही किस चीज से फिल था, अबाउट द बजट। तो यूनियन बजट पास हो गया, Union budget for 2024-25 has been passed, एंड वी हैव टू इन डेप्थ डिस्कस कि यूनियन बजट में क्या क्या था, कौन कौन से न्यू स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, टैक्सेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस डिपार्टमेंट को, किस मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन दिया है। सो वी नीड टू डिस्कस इन डिटेल द बजट, एंड इसके लिए आपको एक यूनियन बजट की डिस्कशन पे एक सेपरेट सेशन मिल जाएगा इसी हमारे राजेंद्र लॉ अकेडमी के चैनल के पेज, यूट्यूब चैनल पर। सो वी आर गोइंग टू have a full-fledged detailed analysis of union budget tomorrow at 9 p.m. So एक लाइव सेशन रहेगा,
कल 9 p.m. we are going to discuss the union budget of 2024-2025. So 2024-25 का union budget we are going to discuss इन अ लाइव सेशन, जिसमें पूरी डिटेल में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बजट में, देखो आज बहुत सारे न्यूज थे, सो आई एम गोइंग नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ ऑल दोज न्यूज बिकॉज वी आर गोइंग टू इन डेप्थ डू द यूनियन बजट, राइट। तो कल आप सब लोग हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़िए एट 9 p.m. कल लाइव सेशन रहेगा जिसमें क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द बजट। बट आज मैं बजट के बारे में आई वांट टू टॉक अबाउट द कंसेप्चुअल पार्ट। तो आज 2024-25 के बजट की जो डिटेल्स है वो तो हम लाइव सेशन में करेंगे, बट अभी वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज बजट और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इज देयर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट और इज इट और स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का रिक्वायरमेंट है दैट वी आर प्रेजेंटिंग बजट एवरी ईयर। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो व्हाट इज बजट? तो बजट क्या होता है? घर में भी कहते हैं ना, हम अपनी डेली रूटीन में भी ये वर्ड काफी यूज करते हैं कि बजट, कि ये चीज मेरे बजट के बाहर है या मुझे बजट प्लान करना है। तो क्या मतलब है? दैट यू आर मेकिंग अ लिस्ट कि मेरा, तो बजट क्या है? बेसिकली यू आर मेकिंग अ लिस्ट जिसमें आप देख रहे हो कि आपके इनकम्स क्या हैं, राइट, और आपके एक्सपेंसेस क्या हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कंपैरेटिवली एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, तो हाउ यू आर गोइंग टू लाइक टेक स्टेप्स कि कैसे वो सारे एक्सपेंसेस पूरे हों, और कैसे आप दूसरा स्टेप कि कैसे आपके फर्दर फ्यूचर में इनकम इंक्रीज हो, ये सब डिसीजंस लेना, इट इज ऑल द पार्ट ऑफ व्हाट बजट। सो बजट में यू आर प्लानिंग व्हाट, यू आर मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ योर इनकम्स, you are making a record of your expenses, then you are analyzing कि whether मेरे expenses ज़्यादा हैं कि incomes ज़्यादा है, and how you are going to fund your expenses, how you are going to increase your income, ये सब decisions लेते हो आप when you are thinking of the budget। तो जैसे आप ये सब सोचते हो, देश के लिए भी सोचना पड़ेगा। So when we are thinking for the country, we are saying we are passing what, a union budget, राइट। तो यूनियन बजट क्या है? ये एक तरीके का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो कितनी देर का बजट बनाना है ये भी याद रखना है। तो एक फाइनेंशियल ईयर का आपने बजट रेडी करना है। सो इट इज व्हाट, इट इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। So it is a annual financial statement for a specified period। तो specified period क्या है? One financial year है, usually a year, that outlines projected incomes and expenses। तो उस साल के incomes कितने होंगे और उस साल में एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड है, व्हाट, दैट इज बजट, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका मेंशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल में मेंशन है। सो आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 112 क्या कहते हैं? दैट यू हैव टू प्रेजेंट एवरी ईयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कभी क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के लिए क्या वर्ड यूज किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज द वर्ड यूज। एंड कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में वी हैव यूज द वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिक्वायरमेंट, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑन द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। एंड उस स्टेटमेंट में क्या क्या बताना है? व्हाट वुड बी द इनकम्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कौन से टैक्स से कितना मनी रेज होगा, राइट। एंड और भी जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं ऑफ द इनकम, उनके बारे में बताना है। देन गवर्नमेंट के क्या क्या उस साल के खर्चे रहेंगे उसके बारे में भी बात करनी है। सो दोनों का एक प्रॉपर रिकॉर्ड देना है, किस चीज में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट।
नेक्स्ट, अभी आपको ये पता हो गया दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 112। ये भी आपको पता है, साल में एनुअल लिविया लाइक प्रेजेंटिंग एनुअली, क्या क्या उसमें लिखना है। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो हमने डिस्कस कर लिया, दैट इनकम और एक्सपेंसेस का आपने एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बट हु विल प्रिपेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यही है कि यूनियन बजट कौन प्रिपेयर करेगा। तो ये ध्यान से याद रखना है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, सो ये दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस prepares the budget, and then who presents the budget before the parliament? फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, राइट। लेकिन प्रिपेयर कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसमें एक बजट डिवीजन है जिसका पर्टिकुलरली काम ही यही है। क्या काम है? टू प्रिपेयर द बजट। सो बजट डिवीजन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज अंडर द Ministry of Finance, they prepare the budget, and then this budget is presented before the parliament for discussion by the finance minister. तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे वही रिप्रेजेंट करेंगे बजट को बिफोर द पार्लियामेंट। सो बजट बेसिकली क्या है? तो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा कि कंट्री के क्या क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो कैसे गवर्नमेंट को उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड ऑप्टिमली यूज करना है, सो दैट देयर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री एंड एज वेल एज सोशल पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट करनी है, एक सोशल प्रोग्रेस हो सके, सब सोसाइटी की एक डेवलपमेंट हो सके, राइट। तो उस सब चीजों को कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए जो जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए उसका सबका रिकॉर्ड कहाँ है, आपको बजट के थ्रू पता लगेगा, राइट। देन ऑल्सो द बजट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इकोनॉमिक रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एंड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। तो क्या टैक्सेशन रहेगा, कितना इनकम टैक्स रहेगा, कितना कस्टम ड्यूटी रहेगा, एंड एवरी टैक्स का जितना भी स्लैब है वो डिसाइड होगा इसमें बजट में। तो ये सब क्लैरिटी देता है हमें बजट, राइट। सो ये सब आपको पता चलेगा व्हेन यू विल रीड द बजट। तो कल जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो यू विल रियलाइज कि गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज क्या हैं, गवर्नमेंट के खर्चे कैसे हैं, राइट। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे कल। देन नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनियन बजट। तो बजट में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी वो पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो हमें यही पता लगेगा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से आ रहा है। सो यू विल हैव अ एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। तो गवर्नमेंट को कितने रेवेन्यू रिसीट्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, एंड कितने कैपिटल रिसीट्स हैं, उस सबका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा? इन द यूनियन बजट। सो इनकम साइड पे यू आर गोइंग टू सी व्हाट द रेवेन्यू रिसीट्स जितने भी गवर्नमेंट के हैं, जितने भी वेज एंड मीन्स के थ्रू गवर्नमेंट मनी रेज कर रही है। सो वेज एंड मीन्स के थ्रू जितना इनकम रेज किया, जितना रेवेन्यू रेज किया, वो भी आपको मेंशन्ड होगा किसमें? बजट में। देन दिस तो इज फ्रॉम द इनकम साइड, राइट। तो हमने बोला था दोनों चीजें होंगी, इनकम का भी होगा और एक्सपेंडिचर का। सो यू विल हैव द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एंड कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब डिटेल्ड में मेंशन होता है इन द बजट, राइट। अदर देन दिस, these three points are also very important। तो इसके अलावा बजट में आपको और भी दो तीन चीजें बतानी रहती हैं। क्या बताना है आपने? यू हैव टू मेंशन द डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले साल के एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स कितने हो गए और एक्चुअल रेवेन्यू कितने हो गए, वो भी आपने बताना है।
सो फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 का बजट है, तो आपको इसके प्रीसीडिंग ईयर 2023 में एक्चुअल में कितने रिसीट्स कलेक्ट हुए और कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ, आपको एक्चुअल फिगर मिलेंगे। अभी 2024 में क्या है, एस्टिमेटेड फिगर्स, क्योंकि बजट आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हो कि मेरे को इतना इनकम आ जाएगा, मेरे इतने खर्चे हो जाएंगे, लेकिन जब साल क्लोज होगा तभी पता चलेगा ना एक्चुअली कितना खर्चा हुआ था और कितने इनकम्स आए थे, कितने रिसीट्स आए थे, राइट। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपने कितने एस्टिमेट सोचे और कितना बाद में एक्चुअल वो क्या है, कितना क्लोज था। तो प्रीवियस ईयर के आपको क्या मिलेंगे, एक्चुअल फिगर्स, और फॉलोइंग ईयर जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है उसके क्या मिलेंगे, एस्टिमेटेड फिगर्स, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। देन देयर वुड ऑल्सो बी अनदर थिंग जो आपको बजट में मिलेगी, एंड व्हाट इज दैट, देयर वुड बी अ डिटेल्ड फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर द कमिंग ईयर, कि नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में हमारी टैक्सेशन पॉलिसी क्या रहेगी, क्या क्या गवर्नमेंट नई स्कीम्स प्रोग्राम्स लॉन्च करने वाली है, वो सब भी आपको डिटेल्ड में मेंशन मिलेंगे, किसमें, बजट में। अभी हम जब कल बजट का सेशन देखेंगे तो वी विल सी कि क्या क्या चेंजेस हुए इनकम टैक्स में, राइट। तो गवर्नमेंट का टैक्सेशन प्रपोजल उससे समझ आएगा दैट व्हाट इज गवर्नमेंट्स टैक्सेशन पॉलिसी, वो कैसे समझ आएगा जब कल बजट देखेंगे और देखेंगे कैसे टैक्सेशन स्लैब्स चेंज हुए, राइट। तो वो सब उससे क्लैरिटी आएगी। देन गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम्स न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए होंगे जिनके लिए क्या है, मनी एलोकेट की होगी, फंड्स एलोकेट किए होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के लिए। तो उससे हमें ये भी पता लगेगा कि व्हाट इज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे सारा जो है डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है, वो सब भी कैसे पता चलेगा, वंस वी रीड द बजट। सो आई होप यू आर क्लियर कि बजट में क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। सो सिर्फ क्या है, आपका यही नहीं रहेगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर्स, नेक्स्ट ईयर के आपके क्या प्लान्स हैं, फाइनेंशियल प्लान्स, उसका क्लैरिटी भी मिलेगा, आप कौन कौन से स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसका भी क्लैरिटी मिलेगा, और जो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था उसमें एक्चुअल कितने रिसीट्स हुए और एक्चुअल कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसकी क्लैरिटी, क्योंकि आपको क्या है, उसके फाइनल फिगर्स मिलेंगे, तो वो भी आपको क्लैरिटी होगा कि लास्ट क्लोजिंग ईयर का एक्चुअल फिगर्स क्या था, राइट। तो वो भी आपको बजट से पता चलेगा, सो यू कैन कंपेयर इट विद द एक्चुअल एंड द एस्टिमेट्स। देन नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, हाउ द बजट विल पास इन द पार्लियामेंट। तो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इन द बजट, देयर आर 6 स्टेप्स इन्वॉल्व इन पासिंग द बजट। तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा बजट का प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, यू हैव टू प्रेजेंट द बजट बिफोर द लोकसभा। तो कौन से हाउस में प्रेजेंट करना है, व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द बजट इन द लोकसभा, एंड हु विल प्रेजेंट द बजट, ये भी हमने डिस्कस किया था दैट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल प्रेजेंट द बजट इन लोकसभा, राइट। एंड दे विल आल्सो गिव अ बजट स्पीच। तो एक बजट स्पीच देंगे एंड उसके बाद में द बजट इज लेड बिफोर बोथ द हाउसेस, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रेजेंटेशन। देन प्रेजेंटेशन के बाद में सेकंड स्टेप क्या है, देयर वुड बी अ डिस्कशन ऑन द बजट। सो देयर वुड बी अ जनरल डिस्कशन ऑन द बजट, राइट। And what is the third step? Third step is very, very important. This is the committee stage. Departmental committees के पास budget जाएगी for the scrutiny. And there would be an in-depth scrutiny होगा फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो जितने जितने भी हर डिपार्टमेंट ने डिमांड करी है ग्रांट्स के लिए, उन क्या उतने डिमांड्स रिक्वायर्ड हैं, उतने क्या उनको फंड्स एलोकेट करने चाहिए, कितने करने हैं, उस पे क्या है एक इन डेप्थ एनालिसिस होगा, स्क्रूटनी होगी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटीज, राइट। एंड इस सबसे मैक्सिमम टाइम क्या है, डिपार्टमेंटल जब कमेटीज के पास बजट जाती है और वो जब इन डेप्थ स्क्रूटनी करते हैं तो मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग स्टेप यही है, बिकॉज दे विल टेक टाइम इन एनालाइजिंग ना, कि फॉर एग्जाम्पल सम डिपार्टमेंट इज आस्किंग कि मुझे 20,000 करोड़ चाहिए फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर। तो कितने ग्रांट मांगा, फॉर एग्जाम्पल रेलवे मिनिस्ट्री इज आस्किंग कि मुझे 20,000 करोड़ का ग्रांट चाहिए,
क्या वो डिमांड को ग्रांट करना है, किस अमाउंट तक करना है, तो उसका इन डेप्थ एनालिसिस होगा। तो इसमें क्या है, टाइम लगेगा। सो देयर दिस इज द थर्ड स्टेप जहां पे स्क्रूटनी हो रही है बाय द डिपार्टमेंटल कमेटीज, राइट। देन उसके बाद में क्या होगा, वंस द स्क्रूटनी इज डन, तो देयर वुड बी वोटिंग, राइट। तो देन देर वुड बी वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो हर डिपार्टमेंट ने जो डिमांड्स करे हैं ग्रांट के लिए, उस पे क्या है, अकेली अकेली डिमांड पे वोट होगा, राइट। सो एमपी ऑफ द लोकसभा, ये आपने ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु विल वोट इन द वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स, ओनली द एमपी ऑफ लोकसभा। अभी राज्यसभा के मेंबर्स को डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग इज नॉट अलाउड, because क्यों, because they are indirectly elected. So this is the right with the directly elected MPs. So demand for grants के लिए जब वोटिंग होगी, only the MPs of लोक सभा would demand would vote, और हर डिमांड पे सेपरेटली वोट होगा, राइट। एंड लोक सभा only can vote on demand for grants, and no voting is allowed on the charged on expenditures on the consolidated funds. तो ये सब आपने याद रखना है। अभी हमने क्या क्या देखा, अगर एक सेकेंड के लिए रिवाइज करें कि क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है, प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। जिसमें क्या देखा, प्रेजेंट करेंगे लोकसभा में, कौन करेंगे, बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, व्हाट वाज द सेकंड स्टेप, प्रेजेंटेशन के बाद देयर वुड बी अ जनरल डिस्कशन ऑन द बजट। Then third step is the most time consuming, and what was that? That was scrutiny by the departmental committees. Then इसके बाद में we have decided what fourth step was, voting. Voting on what? Voting on demand for grants. और इसमें भी समझा कि कौन वोटिंग करेगा, ओनली लोकसभा एमपीज विल वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो ये सब हमने समझा। अभी 4 स्टेप हैं, अभी 2 स्टेप्स आर रिमेनिंग। एंड व्हाट आर द लास्ट 2 स्टेप्स, तो 2 बिल पास करने हैं। सो फिफ्थ स्टेप में यू हैव टू पास व्हाट, एप्रोप्रिएशन बिल। एंड सिक्स स्टेप में यू हैव टू पास द फाइनेंस बिल। और जैसे ही फाइनेंस बिल पास हो जाता है, द बजट इज सेट टू बी पास्ड। सो लास्ट स्टेप क्या होता है, पासिंग ऑफ द financial bill. So once the financial bill is passed, we say that budget is passed. तो ये सारे steps involved है in passing of the union budget. So I hope आपको सारे steps की clarity हो गई है, that what all steps are included in the budget and what is budget meaning भी समझ आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1112 में बजट के बारे में बात करी है, ये भी हमने डिस्कस किया। देन हमने ये भी यूज समझा कि बजट टर्म यूज नहीं किया, दे हैव यूज द टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। एंड बजट में कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपको एक्सपेंडिचर के बारे में पता चलेगा, आपको एस्टिमेट्स पता चलेंगे रिसीट्स के गवर्नमेंट के, और प्रीवियस क्लोजिंग ईयर के आपको क्या है, एक्चुअल फिगर्स पता लगेंगे। गवर्नमेंट का क्या टैक्सेशन पॉलिसी रहने वाला है, क्या वो नए नए प्लान्स प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले, वो सब आपको डिटेल में पता चलेगा कहाँ पे, फ्रॉम द बजट। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। सो आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट, जैसे अभी न्यूज़पेपर में आज था, फाइनेंस मिनिस्टर रिवाइजेस पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स। तो इनकम टैक्स स्लैब्स में चेंजेस हुए हैं, तो हमने समझा था दैट टैक्सेशन पॉलिसी के चेंजेस भी कहाँ आएंगे, बजट में। अब उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे इनकम टैक्स स्लैब में, दिस ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द यूनियन बजट वाला सेशन। Then there was another news which was also related to the budget. So the finance minister raises STT, security transaction tax. So what is STT? It is security
transaction tax on futures and options. F&O क्या है? Futures and options, and it shifts buyback levy to the investors. तो ये सब changes हुए in the taxation policies by the government in the budget. तो ये सब हमने डिटेल में डिस्कस करना है in the यूनियन बजट वाला सेशन. सो आई होप जितने भी न्यूज आर्टिकल्स हमने आज डिस्कस किए आपको क्लैरिटी होगी. दो तीन हमने पर्सन इन न्यूज करे, देन वी हैव इन डिटेल डिस्कस अबाउट द बजट, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द टू ऑर्गेनाइजेशन जिसमें से एक आसियान था, एंड देन वी हैव डिस्कस वन व्हाट सिक्योरिटी डायलॉग फोरम, वो क्या था, क्वाड. तो ये सब आज हमने आज के आर्टिकल में हमने आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पिक करके ये सब चीजें डिस्कस करी हैं. सो आई होप यू आर क्लियर विद everything we have discussed in the class, and if you have any doubt feel free to ask in the comment section. So let's meet for tomorrow for the union budget session. And if you have liked my video, please like the stream and please share and subscribe our channel Rajendra Law Academy. Thank you so much students. Have a great day.